Christmas Eve had arrived. Christmas की शाम थी. As last-minute shoppers were going home, a thick white sheet of snow lay over Salt Lake City, USA. USA के साल्ट लेक शहर में दुकानें बंद करने का समय हो गया था, क्योंकि क्रिसमस की शाम थी और दिसंबर में उस समय काफ़ी बर्फ़बारी होती है. तो USA के साल्ट लेक शहर में एक बर्फ़ की एक सफ़ेद सी चादर पड़ गई थी. Yet the lights were still burning in the old clock shop. फिर भी एक घड़ियों की पुरानी दुकान में रोशनी अभी भी जल रही थी. As Ray, its old deaf owner, worked on a clock he had sold that day. और वह दुकान एक बूढ़े बहरे घड़ियों की दुकानों में काम करने वाले रे की थी. जो दुकान का मालिक था उसका नाम रे था. वह बूढ़ा और बहरा था. Having finished his work, Ray stood up and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. Having finished his work, अपना काम खत्म करने के बाद Ray stood up, जब रे उठा, and was on his way to the back room when a cold rush of air from the front door hit the back of his neck. अपना काम ख़त्म करने के बाद जब रे उठा तो सामने के दरवाजे से एक हवा की ठंडी लहर उसकी नेक यानी गर्दन को छू गई. He turned to meet a last minute shopper. वह उस दुकानदार को देखने के लिए गया, दुकानदार नहीं, उस ग्राहक को देखने के लिए गया. But his old wise eyes told him that this was not a shopper. जो लास्ट समय में उसकी दुकान पर आया था, लेकिन his old wise eyes यानी उसका जो अनुभव था, जो उसका सिक्स सेंस था, वो कह रहा था कि दिस वॉज नॉट अ शॉपर, कि यह एक कोई दुकान वाला नहीं है, दुकानदार नहीं है. ही शॉ टू मैन, वन इन हिज 20s, द अदर क्लोजर टू 50. उसने दो लोगों को देखा, जो एक 20 साल का था और एक करीब 50 साल का था. द यंगर मैन रिमेन एट द डोर. और जो नौजवान आदमी था वो बाहर दरवाजे पर ही खड़ा था. द ओल्डर मैन अप्रोच द काउंटर विद नो साइन ऑफ फ्रेंडलीनेस इन हिज आई. और जो ओल्डर मैन था यानी जो 50 साल के आसपास का आदमी था, वो उस काउंटर पर आया और उसकी आंखों में मित्रता जैसे कोई भी हाव भाव नहीं देख पा रहा था. रे was able to hide his growing fear as he slowly pushed a notepad and a pencil across the counter. रे ने किसी तरह से अपनी समझदारी से अपने डर को छुपाया और धीरे से उस आदमी की तरफ नोटपैड और पेंसिल को खिसका दिया. He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook his head from side to side. जब उस आदमी को पता चला कि ये आदमी जो है सुन नहीं सकता है, बहरा है, तो उसने बाहर दरवाजे पर खड़े उस आदमी से इशारों में ही उसके कान की ओर इशारा किया और एक दूसरे से सिर को हिलाकर उस आदमी के बारे में बताया कि ये जो है आदमी दुकानदार बहरा है. रे यूज्ड टू द चांस to look closely at the man, paying attention to the shape of a gun and a restless hand in the man's right coat pocket. रे ने इस आदमी को बहुत करीब से देखा और थोड़ा ध्यान दिया कि उसके कोट की राइट वाली पॉकेट में एक बंदूक जैसा कुछ है जिसको वह अपने हाथ से टटोल रहा है वह आदमी. Anger boiled within him. अब उसके अंदर गुस्सा भर गया. But it was kept down by an inner voice that said, "Be still." रे को अंदर ही अंदर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन उसने समझदारी से खुद को शांत रहने के लिए कहा. He wrote on the notepad, "May I help you?" उसने उस नोटपैड पर लिखा, क्या मैं आपकी कोई सहायता कर सकता हूँ. For the first time, the older man looked directly at Ray and smiled. पहली बार उस ओल्डर मैन ने रे की तरफ सीधे देखा और मुस्कुराया. A cruel mocking smile. और जो उसकी स्माइल थी वो काफ़ी दुष्ट थी, उसमें कोई फ्रेंडलीनेस नहीं थी. They both understood why he was there. वो दोनों ही समझ गए
कि वह वहाँ क्यों है. Why his friend remained at the door, और उसका जो दोस्त है वो दरवाजे पर क्यों खड़ा है. They looked like men who were down on their luck and were now ready to try something they would later be sorry about. अब रे को पता चल गया कि ये जो दोनों ही आदमी हैं ये दुकानदार तो है नहीं, ये किसी गलत इरादे से यहाँ आए हैं जिसके लिए वो बाद में पछता भी सकते हैं. He smiled at the unfriendly face, then pointed to his ears and shook. Ray used the chance to look closely at the man, paying attention to the shape of a gun. ये हो गया है. Now next. The clock ticked on. Ray calmly wrote another message. Have you come to pick up a clock or watch? तो जो है रे को पता चल गया था कि ये जो लोग आए हैं ये इन्हें पैसे की ज़रूरत है. तो रे ने चुपचाप से एक मैसेज लिखकर पूछा, क्या वे यहाँ एक घड़ी लेने के लिए आए हैं. Then he pointed to the lone board filled with hanging clocks and pocket watches. तभी उसने वहाँ लटकी हुई घड़ियों और पॉकेट घड़ियों से भरे जो बोर्ड था उसकी ओर इशारा करते हुए उन्हें बताया कि he was not a pawnbroker but at the same time couldn't say no to the needy people who placed their old watches or clocks before him for anything they could get. कि वह कोई एक ब्याज देने वाला आदमी तो नहीं है, लेकिन वह लोगों को उनकी जो ज़रूरत होती है तो वो उनको उनकी घड़ियों के बदले में पैसों दे देता है. रे ने उसको बताया कि वो कोई ब्याज देने वाला आदमी तो नहीं है, लेकिन जब भी कोई लोग आते हैं उसके पास पैसे की ज़रूरत के लिए तो वो अपनी पुरानी घड़ियाँ रख जाते हैं और वो उन घड़ियों के बदले उसको एक जो है लोन दे देता है, वो भी बिना किसी ब्याज के. दे वुड बी देयर व्हेन द ओनर्स वांटेड देम बैक एट द सेम प्राइस ही हैड पेड विद नो इंटरेस्ट. और जब उनके मालिक वापस आते हैं तो वो उन घड़ियों को वापस कर देता है और उनसे कोई ब्याज भी नहीं लेता है. Then the older man seemed to feel a little easier, took out his hand from his pocket. अब जो ओल्डर मैन है वो थोड़ा सा कुछ कंफर्टेबल दिखाई दिया और उसने अपने पॉकेट से अपने हाथों को बाहर निकाला एंड क्विकली लुक्ड एट द वॉच ऑन हिज रिस्ट. और जो उसकी कलाई पर घड़ी बंधी थी उसने उस घड़ी की तरफ देखा. हाउ मच विल यू गिव मी फॉर दिस, द मैन रोट. और लिखा कि आप मुझे इसके लिए कितने पैसे देंगे. रे नोटिस द लिटिल शेम इन द ग्रे आइज लुकिंग एट हिम. द वॉच वॉज नथिंग स्पेशल एंड येट हैड ग्रेट पावर्स. अब जो रे को थोड़ा सा उस आदमी की आंखों में शर्मिंदगी महसूस हुई और जब उसने उस घड़ी को देखा तो वो घड़ी ना तो कोई स्पेशल थी और ना ही उसमें कोई अच्छाई बची थी. It was something to exchange a way out of a bad situation. Knowing that great need had brought the man to his shop in the first place, Ray asked, "How much do you need for it?" The reply came back on the notepad, "Whatever it's worth." तो रे को जो है वो घड़ी उसकी बहुत लायक नहीं लगी और ना ही वो कोई स्पेशल थी. फिर भी उसने जो है उस आदमी की ज़रूरत और लाचारी को समझते हुए कहा कि जो है उसकी ज़रूरत क्या है, यानी उसको कितने पैसों की ज़रूरत है. तो आदमी ने पैड पर उस रे को जवाब दिया कि उसे जो भी कुछ देखने लायक था उसको उसका भुगतान करना चाहिए. तो रे को जो उसकी घड़ी थी वो बिल्कुल भी सही नहीं लगी, लेकिन फिर भी उसने जो है उसकी घड़ी को रखा. And Ray reached into his cash box, pulled out a $50 note and passed it into the man's hand. और वह अपने कैश बॉक्स की तरफ गए और वहाँ से एक $50 का नोट निकाल कर उस आदमी को उसके हाथ में दे दिया. Pulled out a $50 note and passed it into the man's hand. As they shook hands, Ray looked into the man's eye. They seemed to say, "Thank you." They both knew the watch was not worth that much. तो $50 का नोट लेकर उस आदमी ने थैंक यू बोला, रे को अपना आभार व्यक्त किया. हालांकि दोनों को पता था कि उस घड़ी की कोई
हाई कॉस्ट नहीं है, ऊंची कीमत नहीं है, बट फिर भी जो है बिफोर टर्निंग टू लीव, जाने से पहले द मेन रोड, उस आदमी ने लिखा आई विल बी बैक टू पिक इट अप एज सुन एज आई कैन, मैं इस घड़ी को बहुत जल्द से जल्द वापस लेने आऊँगा मैं। और जाते जाते वो क्रिसमस की शुभकामना देख कर गया। मैरी क्रिसमस। द लिटिल स्टोरी एंडेड ऑन द हाफ आवर विद द क्लॉक स्ट्राइकिंग ऑल टुगेदर। तो ये जो छोटी सी कहानी थी ये आधे घंटे ही घड़ियों के साथ जो है पूरी हो गई। And the timepieces which had been looking on silently all the while rang out the time with such feeling that even Reid thought he could hear them. और वो जो उनकी म्यूज़िकल जो घंटियाँ थीं वो एक म्यूज़िक जैसा उन्होंने उत्पन्न किया जो कि एक होप और शांति, पीस का मैसेज दे रही थी। एंड उसका शांति का, म्यूज़िक का यानी शांति का जो संदेश था वो इतना मधुर था, इतना इफ़ेक्टिव था कि वो बहरे रे को भी महसूस करने में वो सक्षम था। शांति का संदेश, रे के बहरे कान भी उसको महसूस करने में सक्षम थे। एंड द टाइमलेस मैसेज ऑफ पीस ऑन अर्थ, गुडविल टुवर्ड्स ऑल वॉज फेल्ट बाय द 3 men हु स्टूड इन द ओल्ड क्लॉक शॉप। और दूसरों के प्रति सद्भावना और पृथ्वी पर शांति के मधुर और इस आशा से भरे संदेश को सभी ने महसूस किया। और शांति और सद्भावना का ये संदेश हर जगह वही पुरानी घड़ियों के रूप में फैल गया। मैरी क्रिसमस।